दोस्तों क्लासिक फिजिक डिवीजन को प्रिडिक्ट करने का समय आ गया है और इस वाली वीडियो को ना मैं उतना लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरी पहली 2 वीडियोस बहुत लंबी चली गई, जितना मैं चाहता नहीं था, लेकिन मेरे से वो छोटी हुई नहीं। अगर मैं करता ना तो वो इन्फॉर्मेशन ही कट हो जाती। फिलहाल आज की इस वीडियो में 2 पार्ट्स रहने वाले हैं, जिसमें पहला पार्ट होगा पिछले साल की प्लेसिंग और दूसरा पार्ट होगा प्रेडिक्शन। उसी के अंदर मैं सारी बातें अपडेट्स की भी करूंगा। अब इसके अंदर हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट के साथ में, और यहाँ हम बात करेंगे पिछले साल क्या क्या प्लेसिंग्स रही थी सारे एथलीट्स की। देखो पिछले साल सीबम ने अपना चौथा टाइटल ग्रैब कर लिया था, अचीव कर लिया था और बता दिया था कि देखो मेरे को तो कोई हराने वाला है नहीं, जिसको जो कम्पीट करना है वो अपने सेकंड थर्ड प्लेस से लेके एंड के प्लेस तक के लिए कम्पीट करते रहो, पर फर्स्ट प्लेस मेरे लिए अलग से छोड़ दो। और इन्होंने एक्चुअली वो प्लेस पे ऐसी जगह अपनी बना रखी है ना कि उसके बारे में सोचते भी नहीं है बहुत सारे एथलीट्स, लेकिन हाँ टॉप प्लेसिंग एथलीट्स ज़रूर से सोचते होंगे। लेकिन रियलिटी हम सब जानते हैं, ये प्लेसिंग इनसे छीनना ना के बराबर ही समझ लो। हम अपने व्यूअर्स की अगर खुद की बात करें तो हमारा भी मन नहीं होता इनके अलावा किसी और को उस प्लेसिंग पे देखने का। मेरे हिसाब से कॉम्पिटिटर्स के अंदर भी अभी वो एक मनोबल नहीं बचा है। लेकिन हाँ इस साल कुछ ऐसा हो गया कि सारे कॉम्पिटिटर्स को एक स्ट्रॉन्ग पुश मिला मेंटली, और वो ऐसे क्योंकि IFBB ने यानी कि IFBB प्रो लीग ने ऑफिशियली ये बताया कि आप सब लोगों का वेट बढ़ जाने वाला है अपनी अपनी हाइट के हिसाब से। अब हाइट के हिसाब से इन्होंने सब एथलीट्स का वेट इंक्रीज किया और छोटे हाइट वालों का इन्होंने वेट अच्छा खासा इंक्रीज कर दिया। सीबम का भी वेट इंक्रीज हुआ है उनकी हाइट को देखते हुए। तो इससे इस बार ना सारे एथलीट्स हमें थोड़े से बड़े बड़े दिखाई देंगे और अगले साल क्लासिक फिजिक के एथलीट्स हमें और बड़े और फुल दिखने वाले हैं। तो इतने टाइम में एथलीट्स क्या ही बड़े हो जाएंगे, लेकिन अगले साल तक बहुत बड़े हो जाएंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं अपने पहले चैंपियन सीबम के साथ में जिन्होंने टाइटल ग्रैब किया। अब बात करते हैं सेकंड प्लेस की, तो वो पिछले साल आया रेमॉन का। रेमॉन डायरेक्टली 5th से उठ के सेकंड पे चले गए। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और काफी अच्छी फिजिक भी दिख रही थी, उनकी इंप्रूवमेंट्स थे। थर्ड प्लेसिंग पर इसमें गए अर्स कैलेंसिंस की, जिन्होंने कि लास्ट ईयर उससे पहले 4th प्लेस लिया था। इसके बाद थर्ड पे अर्स गए तो उन्होंने 4th पे पहुंचा दिया ब्रेयन को। तो अर्स और ब्रेयन की प्लेसिंग ना अदला बदली हो गई थी। अब 5वें नंबर पर आते हैं इसमें माइक समरफील्ड, जो नील हिल के क्लाइंट है। काफी एक वाइड फ्रेम दिखाते हैं और बहुत अच्छी फिजिक थी इनकी, शार्प थी, फुल भी थी। छठे पर इसमें चले जाते टेरेंस रफिल। टेरेंस के साथ बहुत बुरा हुआ पिछले साल और एकदम ऑफ फिजिक इन्होंने अपनी दिखाई। अगर ये ऑन आ जाते तो आप समझ लो जो ब्रेयन एंसली चौथी प्लेसिंग लेकर के गए थे ना लास्ट ईयर, वो 5th प्लेसिंग पे चले जाते और सारे एथलीट्स की प्लेसिंग पुश हो जाती उस हिसाब से, क्योंकि ये टॉप 2 एथलीट्स में आते थे यार, सीबम के बाद आते थे। डायरेक्टली ऐसा एथलीट 6th पे चला गया। इसके बाद 7th नंबर की बात करूँ, इस पे लगे थे फैबियन मायर। 8वें पे गए थे वेस्ले विजर्स, जिन्होंने अपनी लाइफ की बेस्ट प्लेसिंग यहाँ पर अचीव करी। 9वें पे गए एलेक्स कैम्बरिनो, जो बहुत अच्छे एथलीट है, आमतौर पे 6th प्लेसिंग ले आया करते थे, लेकिन इस बार कंडीशनिंग ऑफ होने के कारण 9वें पे चले गए। और 10वें पे आ जाते हैं माइकल डबुल, जिन्होंने इसके अंदर अपना डेब्यू किया था। इसके बाद की प्लेसिंग्स मैं आपको नहीं बताऊंगा बिकॉज सारे एथलीट्स काफी नए थे और मेंस क्लासिक फिजिक के अंदर भी भर भर के एथलीट्स कम्पीट करते हैं। पिछले साल अगर एथलीट्स की संख्या बताऊं तो कुल मिलाकर 54 एथलीट्स ने कम्पीट किया था, हालांकि क्वालिफाई उससे भी बहुत ज्यादा हुए थे। तो ये वही मैंने बताया ना कि पिछले साल तो भर भर के एथलीट्स आ गए थे उठ के। इस बार की अगर बात करता हूँ तो टोटल क्वालिफाइड एथलीट्स हैं 39। अब ये क्वालिफाइड है, जब आएंगे तो और कम एथलीट्स हो जाएंगे। तो इस बार बहुत वही है ना, लिमिटेड एथलीट्स हैं, तो अच्छा कंपटीशन रहेगा, क्वालिटी वाला रहेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों डायरेक्टली यहाँ पर प्रेडिक्शन से, और इसी के बीच हम अपडेट्स की भी बात करते रहेंगे। तो प्रेडिक्शन दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे उल्टी। अब क्लासिक फिजिक ना इस बार है काफ़ी सारे नए एथलीट्स से भरी हुई, लेकिन जो पुराने एथलीट्स हैं ना वो वैसे ही स्टैग्ड है काफ़ी हद तक। मतलब यहाँ पर ना प्रेडिक्शन करना है, मैं ऐसा नहीं है कि कोई नए एथलीट्स में बहुत सारे लाने वाला हूँ। इस बार इसकी प्रेडिक्शन बहुत सिंपल रहेगी और मे बी आपको शायद थोड़ी सी कम मजेदार लगे। यहाँ पर मैं स्टार्टिंग करूंगा 10वें नंबर से, और इसके अंदर मैं स्पेशल मेंशंस की बात अभी से ही कर देता हूँ। देखो 10वां नंबर मैंने कई सारे एथलीट्स देखे नए नए जो आए हैं, मुझे एक एथलीट बहुत अच्छा लगा इनमें, वो है लेज़लो किरले। ये एक हंगरी से आने वाले एथलीट है। इनकी मैंने बॉडी देखी ना, मेरी आंखें अटक गई। मैंने कहा यार ये बॉडी बनी है सिर्फ और सिर्फ क्लासिक के लिए, ये प्योर क्लासिक मटेरियल है। इतनी स्मॉल वेस्ट और इतने वाइड लैट्स अगर किसी के है ना, वो उस चीज़ का फिर कोई तोड़ ही नहीं है। मतलब आप कम्पीट ही नहीं कर पाओगे इतने हाई जेनेटिक्स वाले एथलीट के साथ। सबसे बड़ी बात है कि फिजिक काफ़ी हद तक ग्रो भी कर चुकी है अपने पोटेंशियल पे, साइज बहुत अच्छा है, लोअर बॉडी अपर बॉडी के साथ तालमेल बना के चल रही है। बैक अभी इनकी उतनी नहीं ज़्यादा दिखाई नहीं दी, पर इनकी बैक में भी अच्छे खासे आपको लैट्स की विड्थ दिख जाएगी। ये एथलीट ऐसा है, मैं अभी के लिए इनको 10th पे प्रिडिक्ट कर रहा हूँ बिकॉज नए एथलीट है, पता नहीं कंडीशन भी आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। बाकी क्लासिक में तो वही है, जो कंडीशन आएगा वो ऊपर जाएगा, लेकिन क्लासिक में और भी बहुत सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं। सिर्फ मेंस फिजिक की तरह कंडीशनिंग वाला गेम नहीं होता यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से इनको 10th आना चाहिए। बाकी पोजिंग भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, मैटर करती है। बाकी इसके अलावा एरिक वाइल्डबर्गर, आपको ये नाम भी अगर याद ना हो मैं याद दिला दूं, इन्होंने बहुत ज़्यादा चमकना शुरू करा था पिट्सबर्ग प्रो के अंदर में और अभी ओलंपिया क्वालिफाई कर गए इसी साल। इनके जैसे ग्लूट्स और बैक बहुत ज़्यादा
अनोखे हैं। ये मैं सिर्फ और सिर्फ ग्लूट्स की वजह से इनको स्पेशल मेंशन दे रहा हूँ। इतने रिप्ड ग्लूट्स शायद किसी के होंगे नहीं पूरी डिवीजन में, चाहे सीबम, रेमॉन, ब्रियन एंसले तक की भी आप बात कर लो, ये ग्लूट्स चाहिए। और बैक भी इनकी अच्छी है। इसके अलावा यहाँ पर एक और एथलीट का स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा, डैमिनॉन सैयन। इनके भी एकदम रिप्ड ग्लूट्स और कंप्लीट 3D राउंड बैक है। बैक के अंदर और मास इंक्रीज हो सकता है, लेकिन ग्लूट्स परफेक्ट है। ऐसे बहुत सारे आपको एथलीट्स मिलेंगे, लेकिन मैं ज़्यादा यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्टिंग 10th प्लेस से कर चुका हूँ ऑलरेडी। नाम लेज़लो किरैली का ले चुका हूँ पहले से। मेरे हिसाब से 10th प्लेसिंग ऐसा एथलीट डिजर्व करता है अगर ये आते हैं छिले हुए। 9th प्लेसिंग की बात करूँ, एलेक्स कैम्बरिनो। मेरे हिसाब से इस बार भी 9th आएंगे, पिछले साल भी 9th आए थे। अब इनकी फिजिक है तो अच्छी, पर अब के टाइम में ना ये आउटस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। ना तो इनकी कंडीशनिंग अब उतनी ज़्यादा अच्छी आ रही है, और ना ही वो मसल्स उतनी ज़्यादा इनकी बड़ी है, उतना ज़्यादा एक अच्छा स्ट्रक्चर इनका दिखाई दे रहा है इनसे ऊपर वाले एथलीट से अगर इनका मुकाबला हो। तो इसीलिए इनको 9th प्लेसिंग पर पिछले साल जजेस ने डाल दिया था। उससे पहले 6th आ जाया करते थे, आर्नोल्ड क्लासिक भी जीत जाया करते थे। पर इस बार एलेक्स क्वालिफाई हुए थे आर्नोल्ड जीत करके नहीं, बल्कि ओलंपिया मास्टर्स जीत करके। इसके अंदर भी आप देखोगे इनके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स दिखाई नहीं देंगे, तो यहाँ पर ये मात खाते हैं। क्लासिक वालों के ग्लूट्स आपको पता ही है कैसे रहते हैं, तो इसीलिए इस बार भी काफ़ी पीछे रह सकते हैं। मे भी टॉप 10 के भी बाहर हो जाएं। कायदे से सही बताऊं, इसके ऊपर जो मैंने अभी एरिक वाइल्डबर्गर बताया ना आपको, और उसी के साथ साथ लेज़लो किरैली बताए, वो इनसे मच बेटर है हर एक जगह पे। उनको ऊपर आना चाहिए। पर अभी क्या है कि अनसर्टेनिटी बहुत है उन एथलीट्स को लेकर के, बिल्कुल नहीं है ना, पता नहीं वो बिल्कुल ही ऑफ आ जाए। तो इसीलिए हम लोग जब भी प्रेडिक्ट करते हैं ना, तो प्लेस करते हैं सर्टेन एथलीट्स को जिन पे हमें भरोसा होता है साल भर साल के दिखाई इस तरह देने वाले हैं। इसलिए अभी के लिए 9th पे एलेक्स। 8th प्लेसिंग की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये हो सकता है टाई दो एथलीट्स के बीच में। नाम लेता हूँ वेस्ले विजर्स का और माइकल डाबुल का। देखो माइकल ने इस साल जो अपनी फुलनेस दिखाई थी ना न्यूयॉर्क के अंदर, वो अल्टीमेट लेवल पे चली गई थी। उस वजह से और ज्यादा शार्प भी हो गए थे। उसी के साथ में इन्होंने पिट्सबर्ग प्रो भी जीत लिया था। 2 शोज जीत करके बैठे हैं। इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बैठते हैं फिर ये, तो इनको भी हरा पाना मुश्किल होगा अच्छे खासे एथलीट्स के लिए। पिछले साल जब माइकल दिखे ना ओलंपिया में, इनकी पहचान बनी थी इनकी शार्प कंडीशनिंग से, जो सबसे ज्यादा तगड़ी थी। इनसे ऊपर कंडीशन बॉडी बिल्डर को दिखाई नहीं दे रहा था। पर इनकी साथ में प्रॉब्लम थी, इनकी फिजिक बहुत फ्लैट दिखती थी, एकदम चेस्ट अंदर दबी हुई। एट द सेम टाइम पोजिंग नहीं कर पा रहे थे ये, तो उनको वो भी नहीं आती थी। इस बार न्यूयॉर्क में वो चीज़ उन्होंने काफ़ी सॉल्व करी। अब इस साल की अगर बात करता हूँ, तो माइकल को फिर से वही वाला पैकेज न्यूयॉर्क वाला रिपीट करना ही करना होगा। उस पैकेज पे खेल जाएंगे बढ़िया, और 7th प्लेसिंग भी ला सकते हैं। फिलहाल मैं इनको ना अभी के लिए 8 पे डाल रहा हूँ, क्योंकि ना मुझे सही में नहीं पता कि ये और वेस्ले विजर्स दोनों क्या करने वाले हैं। देखो वेस्ले को दूसरी साइड पे अगर मैं रखूँ, तो वेस्ले है बहुत ज़्यादा पहले से इम्प्रूव्ड। उनके लैट्स इतने बड़े हैं ना, माइकल वहीं पर ही लैट्स में उनसे दब जाएंगे। और वेस्ले की हाइट भी बड़ी अच्छी है, वहाँ पे भी वो माइकल को दबा देंगे। वेस्ले कहाँ दबेंगे? लेग्स के अंदर में। माइकल की फिजिक बहुत बैलेंस है अपर और लोअर बॉडी पर, वेस्ले की अपर बॉडी इतनी डोमिनेट कर जाती है कई बार कि लेग्स उनके दबने लग जाते हैं। अब यहाँ पर अगर जजेस को चाहिए होगी ना एक प्रपोर्शन, सिमेट्री तो दोनों में, लेकिन प्रपोर्शनल बॉडी अगर चाहिए तो माइकल पे वो है, और उनको फिर 7th पे रख देंगे और वेस्ले को पहुंचा देंगे 8th। लेकिन जब वेस्ले फ्रंट डबल बाइसेप मारते हैं ना, इतना बड़ा उनका शरीर दिखता है, इतने बड़े लेग्स, जब फ्रंट लेग स्प्रेड मारते हैं अगेन डोमिनेंस दिखा रहे हैं। और उनके छोटे लेग्स भी इतने छोटे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि फुलनेस इतनी जबरदस्त है। ये कमाल की फुलनेस लेकर के आ रहे हैं। तो ऐसे में पता है जजेस क्या कॉल ले सकते हैं? ये एथलीट ओवरऑल डोमिनेट कर रहा है एक छोटी हाइट वाले बैलेंस्ड एथलीट को, जो माइकल डाबुल है। तो दोनों कहीं ना कहीं किधर भी आ सकते हैं। जजेस की क्या कॉल होती है वो हमें तब पता लगेगा। फिलहाल मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि जजेस ना डोमिनेंस ज्यादा देखेंगे, और उसके चलते वेस्ले को 7th पे और माइकल को 8th पे रख देंगे। ये मेरा एग्जम्पशन है, और इसीलिए ये प्रिडिक्शन है। बाकी जो उस दिन होगा वो हमें एग्जैक्टली पता लगेगा। और वेस्ले की एक और बात बताऊँ, अभी इन्होंने हाल ही में पोजिंग करी थी एक लड़के के साथ में। ये कोई एमेच्योर बॉडी बिल्डर है यार, इतनी तगड़ी पोजिंग कर रहा था ना, मैं कहता हूँ वेस्ले विजर्स से ध्यान हटके ना इस लड़के पे चला जाता है। वो ना इस तरीके से पोज मार रहा है जैसे आर्नोल्ड मारा करते थे, बहुत आराम से। लोगों के अंदर एक क्यूरोसिटी जगा करके, देखो मेरा ये पोज आने वाला है, क्वार्टर 3/4 पोज आने वाला है, तो मेरे को देखो। और सारा ध्यान वेस्ले से हट गया, क्योंकि वेस्ले बहुत जल्दी पोज हिट कर ले रहे हैं। यार इस वीडियो में देखो, ये आराम से एकदम फ्लो में। तो ये फ्लो बड़ा अच्छा है क्लासिक फिजिक में, इसीलिए ना बहुत ज़रूरी है अच्छी पोजिंग करना। वेस्ले अगर ये पोजिंग कर जाए, मैं बता रहा हूँ 7th प्लेसिंग इनकी बहुत इजीली आनी चाहिए। ये चीज़ें मैटर करती है। माइकल डाबुल कहाँ पीछे है? पोजिंग में पीछे है, इसलिए प्रेजेंटेशन और उससे आने वाली डोमिनेंस बहुत मायने रखती है। और वेस्ले की बॉडी तो वैसे इतनी डोमिनेटिंग है एज कम्पेयर टू माइकल। अब 6th पे मैं रख रहा हूँ यहाँ पर टेरेंस रफिन को। वही पिछले साल वाले रिजल्ट चल रहे हैं ये। टेरेंस को क्यों मैं ऊपर रख रहा हूँ? अगेन पोजिंग, वो बॉडी बिल्डर जाना जाता है अपनी पोजिंग के लिए। हालांकि उनके पास वो कंडीशनिंग नहीं है जो क्लासिक फिजिक के स्टैंडर्ड्स को मैच कर पाए, ये मैं साफ कह रहा हूँ अभी,
क्योंकि पिछले साल टेरेंस इस वजह से पीछे गए, हालांकि आते तो सेकंड नंबर पे थे वो सीबम के साथ में, लेकिन इस बार भी टेरेंस ने जब ये शोज खेले दुबई प्रो जैसे, कोई बहुत तगड़ी कंडीशनिंग में नहीं खेले, फिर भी जीत गए क्योंकि उस इंसान को पोजिंग करनी आती है, खुद को प्रेजेंट करना। ये चीज़ें उनको ऊपर रखेंगी ही रखेंगी। लेकिन हाँ, आज हम टेरेंस के सेकंड आने की बातें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब सेकंड प्लेसिंग थर्ड प्लेसिंग के एथलीट बहुत तगड़े हो चुके हैं। तो इसीलिए टेरेंस रफेल मुझे लगता है इस साल भी 6th के आसपास आएंगे, और कोई बड़ी बात नहीं है, सच बता रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है ये वेस्ले विजर्स से बीट हो जाएं और वेस्ले इनका प्लेस खा करके खुद 6th पे आ जाएं, क्योंकि वेस्ले के लेट्स देखिए आपने कितने बड़े हैं। टेरेंस के अंदर पता है प्रॉब्लम क्या है, वही जो अभी हमने कुछ टाइम पहले देखी थी ना लीजेंड स्पोर्ट्स में, अपर बॉडी सॉफ्ट है, लोअर बॉडी बहुत कंडीशनड है। हालांकि लोअर बॉडी इस बार इन्होंने इतनी तगड़ी दिखाई थी ना कंडीशनिंग के मामले में, जिनकी बेस्ट कंडीशनिंग थी एक तरह से, पर अपर बॉडी सॉफ्ट चलती है। तो टेरेंस में ना एक ओवरऑल सॉफ्टनेस है, वेस्ले के अंदर ओवरऑल हार्डनेस, ग्रेनीनेस है। क्या कहते हो, बदल दें दोनों की प्लेसिंग को, 6th पे वेस्ले विजर्स डाल दिया जाए। एक्चुअली में पता है वेस्ले को मैं 7th पे क्यों रखता हूँ, टेरेंस ना लोअर बॉडी डोमिनेंट है, जजेस इनको इसलिए बहुत ऊपर रखते हैं। वेस्ले की फिजिक अभी भी ऊपर से ज़्यादा डोमिनेट कर ही जाती है, लेकिन स्टिल कुछ नहीं पता भाई, ओवरऑल डोमिनेंस के बेस पे जब वेस्ले विजर्स माइकल डबुल को पीछे करेंगे ना, तो टेरेंस रफिन को भी पीछे कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से टेरेंस, वेस्ले, माइकल ये तीनों आपस में लड़ते हुए नजर आएंगे, मतलब सेकंड कॉल आउट के अंदर में एक दूसरे से कम्पीट करेंगे। अगर 6th प्लेसिंग टेरेंस का, तो फिर 5th प्लेसिंग अब किसका? अब टॉप 5 प्लेसिंग के बात करेंगे दोस्तों। ये है एक्चुअली क्लासिक फिजिक रिप्रेजेंटेटर्स, इन्हीं से ये लीग इस बार जानी जाएगी। 5th प्लेसिंग ब्रियॉन एंसली। ब्रियॉन ने 212 से वापस क्लासिक में आने का डिसीजन तो बहुत अच्छा लिया, लेकिन 212 में ना ग्रो हो रहे थे वो। क्लासिक में अब जैसे जैसे वो पील्ड हो रहे हैं ना, उनकी फिजिक में वो थिकनेस, वो साइज उतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। अभी हाल ही में उन्होंने ये अपना अपडेट डाला और इसके अंदर में साइड चेस्ट लगा रहे हैं और बैक डबल। तो साइड चेस्ट में मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जिस हिसाब से 212 की तैयारी कर रहे थे, तब तक इनकी चेस्ट काफ़ी राउंड हो चुकी होगी, लेकिन जब ये क्लासिक में वापस आए तो इनकी मसल्स ऑलमोस्ट सेम लग रही है। मतलब ओवरऑल बॉडी भी ना साइज़ में पिछले साल जैसे ब्रियॉन एंसले वाली ही लग रही है। कंपेयर आप कर लो 2022 के एंसले ओलंपिया से एक हफ्ते पहले और अभी वाले एंसले, बहुत ज़्यादा दोनों ही फिजिक्स में सिमिलैरिटी लग रही है इन टर्म्स ऑफ साइज़। हार्डनेस ऐसी है कि इस जैसे एथलीट जैसे हार्डनेस कोई नहीं लगा। तो अभी की अगर ब्रियॉन की आप देखोगे हार्डनेस, कंडीशनिंग, ये पत्थर जैसी बॉडी सिर्फ इन्हीं के पास दिखती है। ये चीज़ में तो कोई इनका है ही नहीं मुकाबला किसी का भी इनके सामने। लेकिन जो साइज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार ये ग्रो करके लाएंगे, बिकॉज ये तो 212 की तैयारी में लगे हुए थे। डायरेक्ट ओलंपिया में इस साल भी आते तो बहुत बड़े होके आते 212 में, लेकिन देख के लगता नहीं कि वो इम्प्रूवमेंट कुछ खास इन्होंने करे थे उस डिवीजन के लिए, क्योंकि अगर करे होते ना, इनके लेग्स अब तक बहुत फुल हो चुके होते। आउटर स्वीप में तो सबसे ज़्यादा पीछे होते हैं क्लासिक डिवीजन में, लैट्स के अंदर ये बहुत पीछे हो जाते हैं। फ्रंट बॉडी में पता है ब्रियॉन एंसले जब रिलैक्स करते हैं ना, रिलैक्स पोज के साथ, जब पिछले साल ये अर्थ के साथ खड़े हुए थे और माइक समरफील्ड के साथ, तो फ्रंट रिलैक्स के अंदर ये क्लासिक बॉडी नहीं लग रही थी, और उसके बाद पोज मारते ही ब्रियॉन एकदम ज़बरदस्त दिखते हैं। और वहीं पर ही जजेस आपको जज कर लेते हैं ना, रिलैक्स पोजेस, रिलैक्स राउंड्स का यही मतलब होता है। तो अब तक ब्रियॉन के ना लैट्स और लेग्स काफ़ी फुल हो जाने चाहिए थे, उस हिसाब से उतना साइज़ नहीं है, थोड़ा बहुत इन्होंने ऐड करा है। लेकिन एक कैच बताऊँ आपको बहुत बड़ा, ये इस बार काफ़ी बड़े दिखेंगे क्लासिक डिवीजन में जब भी उतरेंगे ना स्टेज पे, क्योंकि इनको उतना ज़्यादा अपने आप को सुखाना, अपने आप को डिप्लीट नहीं करना पड़ रहा है। वेट लिमिट बढ़ चुकी है, 7 LBS का मार्जिन एक्स्ट्रा मिल चुका है। तो पहले इनको वेइंग करने के लिए अपने आप को बिल्कुल ही 179 180 के अंदर लाना पड़ता था उस दिन। उसके बाद आप कार्ब लोडिंग करके कितने मर्जी फूल जाओ, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। आप 190 200 LBS के भी आ जाओ ऑन स्टेज, पर वेइंग डे वाले दिन आपको 180 पे आना है। इस बार इनका ये मार्जिन बढ़ चुका है, तो अब ये वेइंग करवाने के लिए उतना ज़्यादा डिप्लीट नहीं होंगे, और जब ये कार्ब लोड करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फुल होते चले जाएंगे, अच्छा खासा टाइम मिलेगा। तो अब वो किल्लत नहीं है टाइम की कि लोडिंग करने के लिए सिर्फ एक ही दिन मिल रहा है, उतने में जितना फुल हो सको फुल हो। तो पहले इसलिए तो बेचारे फ्लैट दिखते थे सारे एथलीट्स की, तो इस बार ब्रियॉन भी फूलेंगे, उनके साथ बहुत सारे एथलीट्स और फूलेंगे, ऐसा हम देखने के लिए बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस बार ब्रियॉन ना हार्ड भी आपको ज़्यादा दिखेंगे और थोड़े से और कंडीशन भी दिखेंगे, बिकॉज ये फुल दिखेंगे ना। अभी बहुत डिप्लीटेड थे पिछले साल, देखो कितना फ्लैट दिखेंगे। तो वो एक इस बार शॉकिंग फिजिक अपडेट हमारे लिए होगा, एंसले को बड़ा, हार्ड और फुल देखना। अभी ब्रियॉन को यहाँ पर 5th रखता हूँ और उस एथलीट की बात करता हूँ जिसके लिए अब मैं यहाँ पर 4th प्लेसिंग प्रेडिक्ट करने जा रहा हूँ। ये नाम आता है माइक समरफील्ड का। माइक समरफील्ड इस साल हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा श्रेडिड, उनकी लेग्स के अंदर आपको कंडीशनिंग, सेपरेशन और क्रॉस स्ट्राइशंस दिखाई दे जाएंगी। उनका फ्रेम है बहुत ज़्यादा वाइड, पहली बात तो यहीं पर ही ब्रियॉन एंसले से वो एज खा जाएंगे और अपनी तरफ ले जाएंगे। उनके लैट्स भी अच्छे से खुलते हैं, उनके अंदर ना साइज़ ज़्यादा दिखता है जो ब्रियॉन एंसले के अंदर दिखना चाहिए उससे। एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा राउंडनेस के साथ में पील्ड भी आ रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है इस बार के माइक समरफील्ड काफ़ी हद तक एंसले को हरा सकते हैं।
और 4th प्लेसिंग पे आ सकते हैं। काफी लोग इनके लिए प्रेडिक्ट भी कर रहे हैं। फिलहाल माइक आपको अभी इस तरीके से दिखाई दे रहे होंगे। इन्होंने अपने एक पोस्ट में ये लिखा, नाउ इट्स अ मेंटल गेम, एवरी मसल हर्ट्स, नो पंप बट अ लॉट ऑफ डेडिकेशन। यहाँ पर इन्होंने ये बोल दिया कि पंप वंप मुझे कुछ नहीं आ रहा है, और वो किसी भी एथलीट को अभी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये तो वैसे भी इतना ज्यादा अपनी वेट लिमिट के अंदर आने के लिए बिल्कुल ही डिफ्लेट हो जाते हैं, बैलून की पूरी हवाई निकल जाती है इनकी। तो इसीलिए पंप नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, और एनर्जी सबकी लो चल रही होगी। लेकिन वही है, इन सब चीज़ों का फ़ायदा तभी मिलेगा जो उस दिन एथलीट पीक करके आएगा। माइक को जहाँ पर ब्रियॉन पीछे कर सकते हैं ना, वो हो सकता है बैक डबल बाइसेप पोज, क्योंकि उनकी बैक में उस तरीके से सेपरेशन डिटेलिंग कभी भी नहीं आएगी जो ब्रियॉन दिखाते हैं। ब्रियॉन जैसी तो बैक ही नहीं है खैर किसी पे, होने को कुछ भी हो सकता है। एंसले कायदे से तो इतने ज़्यादा हार्ड आते हैं कि माइक कभी भी नहीं आ सकते। अगर हार्डनेस की रिस्पेक्ट करते हैं जजेस तो एंसले को फोर्स पे डाल सकते हैं अभी भी, पर मुझे लगता है एक वो फ्रेम, एक वो स्ट्रक्चर, साइज सब माइक पे ज़्यादा अच्छा है, तो क्लासिक फिजिक उन पे ज़्यादा अच्छी है, इसलिए ऊपर आ सकते हैं। 3rd प्लेसिंग मेरे हिसाब से यहाँ पर लड़ाई हो सकती है बहुत ही ज़बरदस्त वाली अर्स कैलेंसिंस्की और रेमॉन रोचा के बीच में। देखो अर्स ने इस साल करा है काफ़ी अच्छे खासे इंप्रूवमेंट। अर्स की आपको मैं बात बताऊँ तो ये ऑफ सीजन में इस साल पहुँच गए थे 275 LBS के वेट पे। मुझे नहीं विश्वास हो रहा था कि एक क्लासिक फिजिक कंपेटिटर ये बात बोल रहा है। अर्श ने इस वजह से क्या करा ना कि अपने आर्म्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर लिए, और लेग्स वगैरह उनके काफ़ी हद तक वैसे ही है, लेकिन ओवरऑल बॉडी के अंदर प्रपोर्शंस हुए हैं बेहतर, यानी एक मसल का दूसरे मसल के साथ में तालमेल बैठना है, बॉडी में बैलेंस अचीव करा है उन्होंने मुद्दे की बात। अब अर्श के जो लेग्स दिखते हैं ना, वो रेमॉन से तो बहुत बेहतर दिखते हैं, सिर्फ लेग्स। अर्श की बैक अच्छी लगती है पीछे से, और ग्लूट्स में मास बहुत ज्यादा है। अब रेमॉन की अगर बात करूं, पिछले साल तक उनकी बॉडी में ग्लूट्स एकदम हार्ड दिख रहे थे, अर्श से तो बहुत बेहतर। अर्श के पास मास ज्यादा है, पर रेमॉन के पास में श्रेडिडनेस, एकदम पील्ड बॉडी है। अर्श के पास जो बैक है रेमॉन की, उनसे मच डेंसर बैक है, वो डेंसिटी इतनी ज्यादा है हर एक मसल की, वो सीबम के पास में भी नहीं है, तो रेमॉन यहाँ पे आगे निकल जाएंगे। इवन तो रेमॉन की बैक उतनी ज्यादा कंप्लीट नहीं है लोअर नीचे तक आती हुई, लेकिन वो डेंसिटी एकदम पक्की ठोस है। ये चीज़ उनकी बैक के अंदर है, ये चीज़ ब्रियॉन एंसले की बैक के अंदर है, ये डेंसिटी वाली जो बात है। तो कुछ ना कुछ फ्लॉज दोनों ही फिजिक्स में है। अगर अर्श और रेमॉन को मैं अभी कंपेयर कर रहा हूँ तो देखना होगा जजेस इसमें कॉल क्या लेते हैं। अगर अर्श की फिजिक्स ज़्यादा उनको बैलेंस्ड लगने लग गई ना, तो अर्श को ऊपर रखेंगे। लेकिन बात पता है कि रेमॉन ने अभी तक अपनी फिजिक ही नहीं दिखाई, वो पूरा वो डोरिनेट्स वाली स्ट्रैटेजी अपना के चल रहे हैं। ट्रेनिंग जिस भी स्टाइल से कर रहे हो, लेकिन स्ट्रैटेजी डोरिनेट्स की अपना रखी है कि पूरी बॉडी को ढक के रखूंगा और साल के एंड में ओलंपिया में दिखाऊंगा। इसलिए हमें नहीं पता कि कितना इम्प्रूवमेंट उन्होंने करा है, और सही में इस बार क्या उनके लैट्स के अंदर उन्होंने विड्थ बढ़ाई है। देखो उनके लैट्स थोड़े से ज़्यादा ही पतले हैं, नैरो लैट्स, उस वजह से बॉडी में एक वो वी टेपर नहीं आती है, और सीबम के आगे तो वो वी टेपर और भी ज़्यादा खराब दिखती है। और साथ ही साथ रेमॉन के लेग्स भी छोटे लगते हैं जब वो सीबम के साथ खड़े होते हैं। भाई खड़े उनके साथ हो रहे थे, टॉप 2 कॉल आउट में थे पिछले साल, तो कंपैरिजन उन्हीं से ही होगा। इस बार मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ रेमॉन ने अपने लेग्स बड़े करे होंगे, अपने लैट्स पहले से और बड़े करे होंगे, क्योंकि उनके नैरो लैट्स उनको थोड़ा कहीं ना कहीं पीछे होल्ड करके रखते हैं। रेमॉन के लैट्स की बात तो कर ली, अर्श की बात करूँ तो उनके लैट्स कोई बहुत वाइड नहीं है, लेकिन उनके फ्रेम के हिसाब से ठीक है। देखना होगा अभी ये दिखेंगे कैसे, स्टेज पे अब कोई दिखाई नहीं है, तो पहले से पहले हम क्या प्रेडिक्शन करें, लेकिन प्रेडिक्शन वीडियो है तो करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए अर्श को रखता हूँ 3rd पे, और मुझे ये लग रहा है कि रेमॉन बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट अच्छे खासे कर चुके होंगे। जितने अर्श ने अभी करे हैं ना, बस उन्होंने मेन आर्म्स के अंदर और थोड़ी बहुत ओवरऑल 3Dनेस में इंप्रूवमेंट करा, लेकिन रेमॉन के इंप्रूवमेंट मुझे लगता है सिग्निफिकेंट होंगे एज कम्पेयर टू अर्श। इसीलिए मैं प्रेडिक्ट करके चल रहा हूँ कि रेमॉन इस बार फिर से 2nd प्लेस पर आएंगे। तो आमतौर पे जितने भी प्रेडिक्शन वीडियोस दोस्तों मैं करता हूँ, मैं 2nd प्लेस की बात ही नहीं करता, मैं 1st प्लेस की डायरेक्ट बात करता हूँ, क्योंकि उससे 2nd प्लेस तो हमें क्लियर हो ही जाता है। पर क्लासिक फिजिक एक ऐसी डिवीजन है जिसमें ऐसा हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि क्लासिक फिजिक में हमें 1st प्लेस क्लियर रहता है हमेशा, हर साल किसका रहेगा। उसके बाद 2nd 3rd वालों के लिए हमें क्लैरिटी नहीं होती, इसीलिए हमें 2nd नंबर तक का एथलीट प्रिडिक्ट करना पड़ जाता है। और ऐसे में सीबम के लिए हम एक प्लेस छोड़ देते हैं, उनका स्पेशल परमानेंट प्लेस। अब सीबम इस बार भी मैंने कोई देखो कंपैरिजन नहीं करा, अभी रेमॉन अर्श के साथ में मैंने कोई सीबम का कंपैरिजन डायरेक्ट नहीं करा, ऑल्दो जजेस ने पिछले साल कॉल आउट लिया सीबम का रेमॉन के साथ, पर कंपैरिजन है ही नहीं उस एथलीट का किसी भी और एथलीट के साथ में, आप कुछ भी कर लो। अभी इस साल सीबम से बहुत ज़्यादा उम्मीदें ये लगाई जा रही हैं कि वो अपना 5वां टाइटल जीत लेंगे। मेरे हिसाब से आप लोग भी यही सोच के बैठे होंगे, तो मैं आपको बता दूं ये सही बात है, इसमें सोचने में कोई गलती नहीं है। बस एक चीज़ ये हो सकती है, सीबम अपना टाइटल सिर्फ उस केस में हार सकते हैं जहाँ पर कि वो अपनी कंडीशनिंग खराब करके आ जाए, क्योंकि हमें पता है उनके साथ है किडनी डिसऑर्डर, उनकी किडनी काम ही नहीं करती, फ्लेक्स व्हीलर वाली बीमारी है उनके साथ में, उस वजह से ऑटो इम्यून डिजीज़ का शिकार रहते हैं वो, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा पानी पकड़ती है। लेकिन फिर भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए
कि इन दिक्कतों का सामना तो वो हर साल ही करते हैं। 2018 में उनकी वर्स्ट फिजिक थी उनके हिसाब से, क्योंकि बॉडी ने इतना पानी पकड़ रखा था ना। उन्होंने जब अपना शिन के ऊपर वो अंगूठा पिंच करा ना, वो गड्ढा सा हो गया था, उतना ज़्यादा वाटर होल्ड कर रखा था बॉडी ने। स्टिल वो एथलीट सेकंड आ गया। 2019 में भी कोई उनकी बहुत तगड़ी कंडीशनिंग नहीं थी, मतलब जिस लेवल पे वो चाहते थे लाना, तब भी उन्होंने अपना पहला टाइटल जीत करके दिखा दिया। तो शिवम हमेशा से एक्सट्रीम सिनेरियोज में तो जूझते ही हैं, तब भी ऐसी फिजिक नहीं दिखाते जो एवरेज हो। उनकी फिजिक आती तो बेस्ट ही है, इसीलिए उनके लिए टाइटल इस बार भी जीतना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। 5वां टाइटल उनका इस साल लग जाना चाहिए। अब अपडेट्स की बात कर लेते हैं। इस साल क्रिस बमस्टेड की जो पिक्चर्स ली गई है ना, वो बहुत दूर से ली गई है, तो फोटो उनकी हमेशा ही अच्छी दिखती है, लेकिन इस बार भी काफ़ी ज़्यादा वो राउंड ही दिखे। बॉडी में फाइबर्स बहुत अच्छे दिखे, थिकनेस, डेंसिटी हर तरीके से उनकी बॉडी में पहले से अच्छी दिखी। तो इसीलिए कोई बहुत मेजर डिफरेंस जो स्पॉट करने लायक हो वो बिल्कुल पास से दिखाई देता है, और वो स्पॉट नहीं किया गया इस साल। वो हुआ ही नहीं किसी भी फोटो में, देख करके पता नहीं लगा कि उन्होंने एग्जैक्ट इंप्रूवमेंट कहाँ करा है। अब क्रिस के लिए हर साल एक चैलेंज रहता है, वो है उनकी बैक, जो काफ़ी पीछे थी, इम्प्रूव उन्होंने करी, लेकिन स्टिल रेमॉन जैसी बैक तो उनके पास नहीं है। वो एक जो डेंसिटी होनी चाहिए, हाँ विड्थ है उनके, लेकिन इस बार देखना होगा कि क्या शिवम की बैक पहले से और ज़्यादा डेंस दिखेगी। उनके पास में लगभग 2 LBS का मार्जिन और है खुद को ग्रो करने का। आमतौर पे 228 LBS के स्टेज वेट पे शिवम आ जाते हैं, इस बार 230 तक भी आ सकते हैं चाहे तो। उनकी बॉडी डेफिनेटली तब और ज़्यादा फुल दिखेगी। अब मैं अभी से थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि शिवम हमेशा ही एक्सट्रीम सिनेरियोज का सामना करते हैं। प्रॉब्लम्स उनके साथ हर साल रहती है। स्टेज के पीछे वो हमेशा बैठ के रोते हैं, अपने बाथरूम के अंदर में भी वो हमेशा कई बार रो रहे होते हैं, जिसका वो जिक्र तब करते हैं जब ओलंपिया खत्म हो जाता है, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। शिवम के साथ काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की दिक्कतें भी होती है। ऐसा नहीं है कि वही अकेले हैं, कॉन्स्टिपेटेड हर एक एथलीट हो जाता है, बहुत सारे एथलीट्स हो जाते हैं बिल्कुल जब वो स्टेज पे चढ़ने वाले होते हैं उससे पहले, बिकॉज वो खुद को कंट्रोल्ड वाटर सप्लाई ही देते हैं, जितना पानी चाहिए उतना ही देते हैं कार्ब्स को लोड कराने के लिए। लेकिन शिवम इन सारी चीज़ों के साथ में भी टाइटल अपना जीत लेते हैं और एकदम परफेक्ट बॉडी ही दिखाते हैं। देखो पिछले साल इनके साथ दिक्कत हुई थी, बाइसेप जो इनका एक था लेफ्ट वाला, उसके अंदर में हमें कट नहीं दिख रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा सूजन वाला दिख रहा था, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन थी। तो मैंने तभी बता दिया था, मैंने कहा इनका बाइसेप टीयर प्रॉपर भी नहीं हुआ है, इनका बाइसेप में कुछ थ्रेड्स टीयर हुए हैं, ऐसा हुआ होगा, मैंने अंदाज़ा लगाया। उसके बाद उन्होंने यही एक्सप्लेनेशन वीडियो में शिवम ने बताया कि ये जो प्रॉब्लम थी ये ऐसी थी कि अपने आप ही हुई है, ऐसे नहीं कि कोई ट्रेनिंग करते दौरान उनका बाइसेप उखड़ा था, उनको भी नहीं पता लगा कैसे हो गया और इन्फ्लेमेशन बढ़ती चली गई। तो इस वजह से भी वो काफ़ी रो रहे थे कि उनकी बॉडी ख़राब हो जाएगी, लेकिन देख लो क्या हुई, उनकी फिजिक ख़राब, तब भी टाइटल जीत गए। बॉडी ओवरऑल हर जगह से बहुत ही परफेक्ट दिखाई दी एक्सेप्ट उसे एक हाथ की। तो शिवम इस बार में मुझे लगता है परेशानियों से जूझते हुए तो ज़रूर आएंगे कम्पीट करने के लिए, ऐसा नहीं उसका उनके साथ कोई दिक्कत ना हो, लेकिन फिर भी टाइटल ज़रूर जीत करके जाएंगे। होने को ऐसा हो जाता है ना कि हम बोलते कुछ है प्रेडिक्शन में, फाइनल डे वाले दिन क्या हो हम कभी नहीं बता सकते। तो होपफुली शिवम के साथ वो वाटर होल्ड होने वाली दिक्कत ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो इसलिए मैं इस बार भी उनको फर्स्ट पे ही, ऑब्वियसली हम सभी लोग उनको फर्स्ट पे ज़्यादातर लोग प्रेडिक्ट करके चल रहे हैं। आप बताओ, आप में से किसी एक भी बंदे को अगर ऐसा लगता हो कि शिवम इस बार अपना टाइटल हार जाएंगे, तो क्यों हार जाएंगे लिखना। अगर किसी को भी लगता हो ज़रूर से कमेंट करना, मैं कमेंट्स तो सारे पढ़ ही रहा हूँ। ज़्यादातर लोगों के थॉट्स एक ही तरफ है, लेकिन किसी एक आध बंदे का थॉट उस तरफ भी हो सकता है। जो भी दोस्तों आपकी टॉप 10 प्रेडिक्शंस हो वो नीचे कमेंट में लिखना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं एक नई वीडियो में 212 प्रेडिक्शन के साथ में, और बीच बीच में अपडेट वीडियो भी आती रहेगी, और उसके बाद ओलंपिया का पूरा माहौल बनाना है। बस दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।